हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को और आप सभी के परिवार को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये नया साल आपके लिए नई खुशियाँ और नई सक्सेस लेके आए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के हमारे वीडियो में एटम्स पार्ट 3 होने वाला है, तो जो टॉपिक बचे हुए हैं तो हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं जो हमने फिजिक्स से रिलेटेड बनाए हैं क्लास 12 की, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप PDF और नोट्स के लिए। आज का पहला टॉपिक है कि एनर्जी लेवल्स होते क्या हैं। एनर्जी लेवल्स वो होते हैं, द एनर्जी ऑफ एन एटम इज द लीस्ट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। एनर्जी लेवल वो होता है, किसी भी एटम का एनर्जी लेवल वो लेवल होता है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। जैसे द वन ऑफ फॉर विच एन इज इक्वल टू 1, यानी कि सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है वो 1 होता है, फिर एन इक्वल टू 2 होते हैं, फिर एन इक्वल टू 3 होते हैं, ऐसे करके आगे को बढ़ते जाते हैं। ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज स्मॉलर, हेंस द एनर्जी प्रोग्रेसिवली लार्जर इन द आउटर ऑर्बिट्स। यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ते जाएगी। ठीक है। द लोवेस्ट स्टेट ऑफ द एटम कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, यानी कि सबसे कम स्टेट होती है, यानी कि 1 वाली जो स्टेट होती है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट होती है उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है। विद द इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस द बोर रेडियस, यानी कि जो सबसे स्मॉल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वहां पर जो रेडियस बनती है उसे हम कहते हैं द बोर रेडियस। ठीक है। और उस एनर्जी की जो स्टेट होती है वो उस स्टेट की जो एनर्जी होती है वो होती है E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जो में बदल सकते हैं। ठीक। फिर अगला है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है, जो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाए, ठीक है, वहां से फ्री हो जाए, तो उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक। द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि एन जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है वो इन्फिनिटी तक भी हो सकती है, और जो वहां पर जो उसका रेडियस होगा वो आर इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज एट रेस्ट। यानी कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हमको तो पता नहीं है कितने एनर्जी लेवल तक, कितने स्टेट तक उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व करते रहेंगे, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन होते हैं वो इन्फिनिटी भी होती है। ठीक है। और वहां पर जो एनर्जी होती है वहां पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सम एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स दे गेट एक्साइटेड एंड मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, सच इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स की वजह से उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो एक्साइट हो जाते हैं और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो आप इनको। फ्रॉम दीज एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन कैन देन फॉल बैक टू अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी एमिटिंग अ फोटोन इन द प्रोसेस। अगर जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए उसके बाद अगर एक फोटोन को एमिट करते हैं तो ये वापस से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वापस से गिर जाती है। ठीक है। तो अगला है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, अब बोर्स का मॉडल पढ़ा था, उसमें थर्ड पोस्टुलेट जो था उसके अकॉर्डिंग व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट विद क्वांटम नंबर Ni टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद क्वांटम नंबर Nf, यानी कि जब भी कोई एटम एक ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी स्टेट जिसका जो क्वांटम नंबर होगा वो Ni टू लोअर एनर्जी, हायर से लोअर आ रहा है जिसका क्वांटम नंबर Ni से Nf हो जा रहा है। ठीक है। जहां पर Nf जो है वो बड़ा है Ni से, यानी कि Ni यानी कि इनिशियल और Nf यानी कि N फाइनल। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कैरिड अवे बाय अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी VIF सच दैट, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो VIF होती है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं HVIF इक्वल टू ENI माइनस ENF। यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला रख के पुट करके जो हमारा लास्ट में वेर, जहाँ पर R हमारा जो रिडबर्ग कांस्टेंट आता है वो आता है R इक्वल टू ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³ C। ठीक है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर में आ सकते हैं, ये है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन λ1 λ2 एंड λ3, यानी कि जो ये ड्रॉ में λ1 दे रखा है, ये λ3 दे रखा है और ये λ2 दे रखा है ना, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम C to A, यानी कि C to A से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो होगी आपकी इक्वल टू H बाई λ1c प्लस H बाई λ2c, और जो ऑल्सो जो एनर्जी होगी वो H λ3/c भी हो सकती है। ठीक है। तो बैलेंसिंग एनर्जी यानी कि तीनों को इक्वल रखोगे तो H अपॉन λ3c H इक्वल टू H अपॉन λ1c प्लस H अपॉन λ2c हो जाएगा, जहां पर से 1 अपॉन λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ2 प्लस λ1। यानी कि λ3 वाले को अलग से क्यों लिया, क्योंकि λ3 देखो C से A में जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन जो λ1 है पहले C से B तक जा रहा है, फिर वहां पर खत्म, फिर B से A तक λ2 जा रहा है, इसलिए इन दोनों को ऐड करके λ3 के बराबर हमने रख दिया था।
अब है हमारा डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन 2020, 2016, 2012 हर 4 साल बाद रिपीट हो रहे, तो क्या हुआ 2022 में रिपीट हो जाए 2 साल बाद। ठीक है, तो लुइस डी ब्रोगली जो थे उन्होंने बोर्ड्स ऑफ सेकंड पोस्टुलेट को क्वांटाइजेशन से समझाया। ठीक है, उन्होंने क्या समझाया वो पढ़ते हैं। लुइस डी ब्रोगली आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रोपोज्ड बाय बोर मस्ट बी सीन एज पार्टिकल वेव, यानी कि जो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम पार्टिकल वेव की तरह भी दिखा सकते हैं। इन एनालॉगी टू वेव्स ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रिंग पार्टिकल वेव्स टू कैन लीड टू स्टैंडिंग वेव्स अंडर रेजोनेंट कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वेव में मूव कर सकते हैं, ये इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, वी नो दैट व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड, यानी कि जब भी आप एक स्ट्रिंग को बिल्कुल टाइट पकड़ लेते हो, अ वास्ट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर एक्साइटेड, यानी कि बहुत सारे उसमें वेवलेंथ एक्साइट हो जाती हैं। हाउएवर ओनली दोज वेवलेंथ सर्वाइव व्हिच हैव नोड्स एट द एंड्स, यानी कि वो सिर्फ वही वेवलेंथ वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं जिनके एंड्स में नोड्स होते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम द स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग, और उसमें क्या होंगे, स्टैंडिंग वेव से मूव कर रही होंगी। It means that in a string, standing waves are formed when the total distance traveled by wave down the string and back is an integral number of wavelength, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ ना कुछ वेव फॉर्म हुई और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो वेव के द्वारा होगी, जो ऊपर नीचे जब वेव जाती है तो उसके द्वारा कितनी ट्रेवल करी वो डिस्टेंस होगी, और वो एक इंटीग्रल नंबर होगा वेवलेंथ का। ठीक हो गया। वेव्स विद अदर वेवलेंथ इंटरफेयर विद देमसेल्व्स अपॉन रिफ्लेक्शन एंड देयर एम्पलीट्यूड्स क्विकली ड्रॉप टू जीरो, और उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो जल्दी से जीरो की तरफ गिर जाता है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस rn, यानी कि हमने माना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो nth सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस rn है उसकी उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी, यानी कि जो उसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा 2πrn, यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि जिस पाथ में वो ट्रेवल कर रही होगी, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं सर्कमफ्रेंस को, तो उसे हम कहेंगे 2πrn। तो ये सारी चीजें थी जो लुइस डी ब्रोगली ने बताया था बोर्ड्स थर्ड सेकंड पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, अब देखो लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। अब बोर्ड्स मॉडल तो बताया, बोर्ड्स मॉडल की क्या लिमिटेशन थी जिसके कारण बोर्ड्स मॉडल फेल हो गया। ठीक है, द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स, यानी कि बोर का जो मॉडल था सिर्फ हाइड्रोजन वाले एटम्स पे ही एप्लीकेबल होता था। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू मेयर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले एटम यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें जो हीलियम होता है उस पर भी ये अप्लाई नहीं हो सकता था। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ईच इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नॉट ओनली विद द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बट आल्सो विद ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका मतलब इसलिए था क्योंकि जो हर इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही अट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि अपने जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी कुछ ना कुछ उनमें इंटरेक्ट होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करते हैं। जब इंटरेक्शन होगा तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करेंगे ना, तो वो चीज वो समझा ही नहीं पाए थे। ठीक है, अब अगला है कि व्हाइल द बोर्ड्स मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लाइट emitted by हाइड्रोजेनिक एटम्स, लेकिन जो बोर का मॉडल था वो करेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा था कि जो हाइड्रोजेनिक एटम्स है उनसे जो लाइट निकलती है उनको करेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा था। द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम, अब वो लाइट की जो एमिशन हो रही थी उसको तो सही करा था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा था कि जो रिलेटिव इंटेंसिटी आ रही थी फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम में उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सम ऑफ द विजुअल फ्रीक्वेंसीज हैव वीक इंटेंसिटी अदर से स्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किसी के बाद स्मॉल और वीक फ्रीक्वेंसी थी और किसी के बाद स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी भी थी। अब ऐसा क्यों था ये वो समझा नहीं पाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने सारी वीडियोज़ को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल भी अभी तक जब तक कोरोना जाता नहीं है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को अप्लाई करना है मैंने। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।